नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग आज क्लास 12th का केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में जो चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन विलयन, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने विलयन की कुछ सांद्रताएं जो व्यक्त करी जाती किन किन माध्यमों से और उनके कुछ फार्मूले और उनके कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए थे। मुख्य रूप से उसमें द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ppm, मोलरता, मोलैरिटी, यानी ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब इसमें नॉर्मलता की बात है। आज हम लोग नॉर्मलता, यही टॉपिक है आज का, नॉर्मैलिटी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता समझने के लिए हमको एक शब्द आता है, क्योंकि नॉर्मलता का फार्मूला अगर आप लोगों ने याद किया ही होगा तो नॉर्मलता का फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में। तो ये हमने चार्ट लगाया भी है और आपने इसको लास्ट वीडियो में मैंने भेजा था तो याद भी किया होगा। तो एक शब्द आया विलेय का तुल्यांकी भार, यानी तुल्यांकी भार। ये आपने क्लास 11th में मेरे ही द्वारा पढ़ा था, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। तो तुल्यांकी भार आप जानते हैं, लेकिन एक बार फिर भी डिस्कस करें हम लोग कि तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तुल्यांकी भार देखिए लिखा हुआ है, तुल्यांकी भार एक संख्या है। कौन सी संख्या है? वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से संयोग करे। दैट मीन्स कि अगर किसी तत्व का x, कोई एक तत्व है XYZ, x एक तत्व है, उसका अगर हम इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार जानना चाहते हैं तो यह देखेंगे कि वो x परमाणु जो है वो कितने 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने में कितना उसका खर्च हो रहा है। यानी वो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो उसका कितना भाग रिएक्ट कर रहा है, या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कितना संयोग कर रहा है, या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से वो कितना संयोग कर रहा है। लेट मी एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। अब देखते हैं जरा, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। चूंकि यहां पर H2 है तो ये क्या हो गया, 2 × 1, यानी 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, चूंकि ये 2 है तो इसलिए 2। अब इसके सामने भी 2 अणुओं की संख्या लिखी गई है तो हमने और मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है? 4 ग्राम आया। अब इसी को आप दूसरा देखिए, ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। और इसको आपने यहाँ पर 2 क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए 2 से करें तो कितना आया? 32। अब क्या देखना है कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम कितने ग्राम ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट है। इसका उल्टा भी, ऑक्सीजन का 8 ग्राम हाइड्रोजन के कितने ग्राम के इक्विवेलेंट है। तो देखते हैं जरा, अब हम इसको अगर 1 कर दें, यानी 1 ग्राम कर दें, तो हमने कितना इसका 4 गुना कम किया। तो 1 ग्राम बराबर, तो इसका भी 4 गुना कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, यानी 8 हो जाएगा। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना हुआ? 8 हुआ। तो अब दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, Mg प्लस 2HCl, MgCl2 प्लस H2। देखिए Mg का एटॉमिक वेट कितना होता है? 24 ग्राम।
ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 24 ग्राम। अब इसको देखिए 2HCl MgCl2 प्लस H2। तो अब देखिए ये H2 जो यहाँ पर रिलीज हुआ है, तो H2 को हमने यहाँ पर 1 परमाणु भार और ये 2 तो 2 ग्राम हो गया। अब इसका 1 ग्राम, किसका, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, अगर हाइड्रोजन का 1 ग्राम लेते हैं, यानी अगर इसको आधा करते हैं तो इसको भी आधा करना पड़ेगा, यानी ये X परमाणु हाइड्रोजन के 1 ग्राम के कितने इक्विवेलेंट है, यानी अगर ये हाइड्रोजन का 1 ग्राम लें तो इसका कितना हो जाएगा 12 ग्राम। तो यानी इस Mg का, यानी इस X तत्व का जो एटॉमिक वेट आया वो कितना आया 12 ग्राम। कैसे आया, क्योंकि ये तो भाई इसका परमाणु भार लिखा हुआ है 24 ग्राम। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन H2 है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम हुआ। तो यहाँ पर अगर हम उसको लेंगे, आधा करेंगे, तो 24 का आधा 12। तो X का इक्विवेलेंट वेट यानी मैग्नीशियम का तुल्यांक भार कितना आ गया 12 आया, कितना आया 12। तो ये हो गया मैग्नीशियम का तुल्यांक भार कितना आया 12। तो इस तरीके से तुल्यांक भार एक संख्या हुई, वो जो संख्या है वह संख्या हाइड्रोजन के 1 ग्राम से या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से कितना संयोग कर रही, तो वही हमको देखना होता है। तो ये होता है तुल्यांक भार। खूब आपने पढ़ा है, तो एक बार मैंने इसको रिवाइज करा दिया। अब तुल्यांक भार कई तरीके से देखना होता है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे। जैसे अम्ल का तुल्यांक भार, जैसे क्षार का तुल्यांक भार, जैसे आयन का तुल्यांक भार, जैसे लवण का तुल्यांक भार। तो 4 तरीके से तो हमको फार्मूले याद रखने हैं, तभी हम समझ पाएंगे। और जैसे फार्मूले हम अगर याद रहेंगे तो बस तुरंत पुटअप कर देंगे और तुरंत तुल्यांक भार निकल आएगा। जैसे देखिए ये अम्ल का तुल्यांक भार, तो अम्ल का तुल्यांक भार अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता होती। अब कैसे जानेंगे क्षारकता, खूब बताया है 11th में। क्षारकता कैसे जानेंगे, जितने विस्थापनीय हाइड्रोजन, यानी कोई सूत्र लिखा है उसमें कितना आयोनाइज्ड हाइड्रोजन है। एग्जाम्पल HCl में कितना हाइड्रोजन है, यानी अगर ये डिकम्पोज होगा जानते ही हैं, H+Cl में तो कितना हाइड्रोजन की संख्या आई 1। तो इसलिए ये इस अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी 1। कैसे पहचानेंगे, जितने आयोनाइज्ड, जितने हाइड्रोजन होंगे आयोनाइज्ड यानी जितने टूटने वाले होंगे, वही संख्या हो जाएगी उसका क्षारकता। जैसे H2SO4 में, H2SO4 में कितना हाइड्रोजन देख रहे हैं H2 यानी 2H, यानी 2H और प्लस SO4, 2SO4, सॉरी एक ही SO4, राइट। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन आए, 2 हाइड्रोजन आए, तो इसका मतलब इसकी क्षारकता कितनी हो गई 2 हो गई। इसी प्रकार H3PO4 में कितने आयोनाइज्ड हाइड्रोजन है 3, तो आंसर क्या हुआ 3। तो इस तरीके से हम अम्ल की क्षारकता जानते हैं। तो अम्ल का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। डिसाइड कैसे करेंगे, जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं वही जितने टूटने पर आएंगे वही संख्या क्या हो जाएगी, वो विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या और वही उसकी क्षारकता हो जाएगी, राइट। ऐसे ही क्षार का तुल्यांकी भार निकालते हैं। क्षार का तुल्यांकी भार क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता हो जाएगी, यानी जितने हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या दिखेगी, OH आयनों की संख्या जो जितनी भी दिखेगी वही हो जाएगी उसकी अम्लता। उदाहरण के लिए जैसे NaOH, NaOH में कितना OH देख रहे हैं, 1 OH देख रहे हैं, तो यही इसकी अम्लता हो जाएगी। अच्छा, अगर जैसे BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का
होल ट्वाइस, तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन देख रहे हैं? 2, तो उसकी अम्लता कितनी हो जाएगी? 2। इस तरीके से हम क्षारकता और अम्लता डिसाइड कर लेते हैं। अगर अम्ल है तो कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, वो उसकी क्षारकता हो जाएगी, और अगर क्षार है तो कितने OH आयन दिख रहे हैं, वो उसकी अम्लता हो जाएगी। इसी प्रकार आयन का तुल्यांकी भार, तो आयन का अणुभार बटे आयन पर कितने आवेश हैं, कितना उसका उस पर चार्ज है। उदाहरण के लिए कार्बोनेट, तो CO3 डबल माइनस लिखते हैं, तो CO3 का अणुभार निकाल लीजिए, जानते ही हैं कितने आयन है उसमें? 2 आयन है, तो ये हो जाएगा 60/2, यानी अगर CO3 का अणुभार निकालेंगे तो वो 60 आएगा, तो 60/2 कितना हो गया? 30। तो इस तरीके से आयन का तुल्यांकी भार भी निकाल लेते हैं। तो हमको बस यही जानना है कि अम्ल है तो अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, क्षार है तो क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, और अगर आयन है तो आयन का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार लवण का भी होता है। लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का अणुभार बटे उसमें जो भी धन या ऋण आयन है उन पर कितना आवेश है उसकी संख्या। जैसे BaSO4 या NaCl, ये NaCl क्या है? एक लवण है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल। तो Na और Cl, अब इसमें धन आयन को ले लीजिए चाहे ऋण आयन को ले लीजिए, जितने भी उसमें आवेश, जितने भी उस पर चार्ज होंगे, तो धन आयन कौन है? सोडियम है, सोडियम पर एक धन आयन होगा, क्लोरीन पर कितना होगा? क्लोराइड पर एक ऋण आयन होगा। तो चाहे धन आयन को ले लीजिए चाहे ऋण आयन को ले लीजिए, तो इसका अणुभार निकाल लीजिए टोटल, और उस पर बटे 1 कर दीजिए, क्योंकि धन आयन भी एक है और ऋण आयन भी एक है। तो इस तरीके से लवण का भी तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर जब नॉर्मलिटी की बात हो, नॉर्मलता की बात हो रही है, तो अधिकतर हमें अम्ल का तुल्यांकी भार और क्षार का तुल्यांकी भार की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो यही ध्यान रखना है कि अम्ल का तुल्यांकी भार अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, और क्षार का तुल्यांकी भार क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता, ये होता है। अम्लता कैसे डिसाइड करेंगे? अगर जितना OH है वो डिसाइड हो जाएगा। क्षारकता कैसे डिसाइड करेंगे? जितना हाइड्रोजन की संख्या दिख रही है वो हो जाएगी उसकी क्षारकता। तो इस तरीके से करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल यानी एक न्यूमेरिकल लेते हैं और फिर इसको लगाने का प्रयास करते हैं। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता बराबर विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार और गुणे आयतन लीटर में। तो ये इसका सूत्र है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल यानी न्यूमेरिकल। 4 ग्राम NaOH, कितना ग्राम NaOH? 4 ग्राम। NaOH की नॉर्मलता डिसाइड करनी है, ज्ञात करनी है, और उसका जो आयतन दिया गया है वो 500 ml यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या डिसाइड है? डिसाइड है ग्राम यानी भार, और डिसाइड है आयतन, और वो मिलीलीटर में है, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आयतन और भार हमको मालूम है, तो हमको तुरंत पूछ क्या रहा है? नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर भार बटे तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में। ये और ये दिया है, ये पता ही हो जाएगा क्योंकि अभी हम लोग ने जाना है, तो हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बड़ा आसान है। ये क्या है? NaOH। जब NaOH है तो ये क्षार हुआ, तो क्षार का तुल्यांकी भार क्षार का अणुभार बटे क्षार का अम्लता, क्षार की अम्लता, ये हमको जानना है। पहले हम ये निकालेंगे। तो हम तुल्यांकी भार निकालने जा रहे हैं, किसका? NaOH का, यानी क्षार का। तो NaOH का तुल्यांकी भार देखिए यहाँ पर निकाला गया है। NaOH का अणुभार बटे NaOH की अम्लता, क्योंकि ये क्षार है तो उसकी अम्लता से डिसाइड करी जाएगी। तो अणुभार अगर इसको आप करेंगे तो Na का 23, O का 16, H का 1 बराबर 40। तो यहाँ पर हमने 40 रख दिया। अब अम्लता कितनी है? आप खुद ही बताइए NaOH में कितने OH लिखे हुए हैं? आंसर राइट, आंसर 1 है।
तो इसलिए अम्लता कितनी हो जाएगी, 1, तो 40/1 यानी 40 ही रहा। तो तुल्यांक भार कितना आ गया, 40। तो भार कितना है क्वेश्चन में, 4, तुल्यांक भार कितना आया, 40, और आयतन कितना, 500 ml, दैट मीन्स 0.5 लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये इसका मात्रक है, तो मात्रक भी आपको लगाना परम आवश्यक है। मात्रक गलत कर दिया, नहीं लगाया, तो क्वेश्चन सही होते हुए भी काट करके 0 दे दिया जाएगा। तो इसका बहुत खास ध्यान रखिए। तो 0.2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये आंसर आ गया। अगर थोड़ा अगर पेचीदा करते हैं सवाल, जैसे मान लीजिए कि आपको नॉर्मलता दे दी जाए, तुल्यांक भार तो डिसाइड कर ही लेंगे, और आयतन भी दिया जाए, और आपसे भार पूछा जाए, तो एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आयतन ml मिलीलीटर में दिया गया है और आपसे विलेय का भार, विलेय का ग्राम पूछ रहा है कि उसको कितना ग्राम विलयन बनाने के लिए घोलना पड़ेगा, अर्थात विलेय का भार पूछ रहा है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे कब, जब विलेय का भार ज्ञात करना हो और आयतन ml में दिया गया हो तब। तो क्या हो जाएगा, W बराबर NeV/1000, N नॉर्मलता, E इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार, V आयतन मिलीलीटर में और बटे 1000। अगर मिलीलीटर में नहीं है, आयतन लीटर में दिया गया है, तो डायरेक्ट NeV ही रखेंगे, 1000 तब नहीं रखेंगे, खास ध्यान रखिएगा। पॉइंट बी नोटेड। अगर ml में दिया गया है तभी ये फार्मूला रखा जाएगा, अगर ml में नहीं दिया गया है, अगर लीटर में दिया गया है, तो सिर्फ W बराबर NeV ही रखेंगे बस। तो आइए एक सवाल और देख लेते हैं। 500 ml यानी 500 मिलीलीटर N/10 NaOH विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमको दिया गया है आयतन, हमको दिया गया है नॉर्मलता, ठीक है, तुल्यांक भार तो पता ही हो जाएगा, और हमको ज्ञात क्या करना है, भार, विलेय का भार। तो तब ये फार्मूला तुरंत लग गया। क्यों, आसानी है, आसानी, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान हो जाता है, वेरी सिंपल। तो मिलीलीटर में भी दिया गया है आयतन, तो तुरंत ये फार्मूला रख दिया। तो कितना, n कितना दिया गया है, n/10, तो 1/10। E कितना होता है, NaOH का तुल्यांक भार अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, 40 होता है, तो 40 रख दिया। गुणे कितना ml दिया गया है, 500/1000। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, तो ये 4 पंजे 20 यानी 200 और बटे 10 धामा 100, तो कितना आ गया, 2 ग्राम। कितना आ गया, 2 ग्राम। तो इस तरीके से हम ये मतलब फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करके और बहुत आसानी तरीके से हम इसका सलूशन ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।